नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आज हमारे विषय इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में समझ रहे हैं डीसी सर्वो मोटर के आर्मेचर कंट्रोल्ड मोड में ट्रांसफर फंक्शन को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सर्वो मोटर रोटरी एक्चुएटर या मोटर है जो एंगुलर पोजीशन या उसके डेरिवेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्रिसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। एक डीसी सर्वो मोटर या तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है जिसका आर्मेचर और फील्ड आपस में इंडिपेंडेंट सर्किट से सप्लाइड होते हैं, या फील्ड परमानेंट मैग्नेट से बना होता है और सिर्फ आर्मेचर को सिंगल सप्लाई देनी होती है। एक डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल लंबी परास में और दोनों दिशाओं में बहुत आसान और सस्ते तरीकों से संभव है। इसीलिए हम डीसी मोटरों को इंडस्ट्रीज में उन सब ड्राइव्स में जहां हमें स्पीड को एडजस्ट करना होता है, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, जल्दी से एक्सेलरेशन स्पीड का रिवर्सल चाहिए और लंबी परास में गति का नियंत्रण चाहिए, हम डीसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सर्वो मोटर लगातार जिस तरह से एनर्जी कन्वर्जन के लिए मोटरें दूसरी हम ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं वैसी मोटर नहीं होती है। इसका इस्तेमाल हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में किसी आउटपुट को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली जैसा हम चाहते हैं वैसी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पर रखना होता है। हम सर्वो मोटर का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एप्लीकेशंस में जहां बहुत ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए वहां इस्तेमाल करते हैं। हमारे रडार सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स हैं, रोबोटिक्स आर्म्स का मूवमेंट है, मशीनिंग करने वाले टूल्स हैं उनके मूवमेंट हैं, सभी तरह के ट्रैकिंग और गाइडेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो या माइक्रोवेव का एंटीना हो, और दूसरे प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं उनमें हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वो यहाँ मतलब है एंगुलर पोजीशन, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज। एक डीसी सर्वो मोटर का रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है और आउटपुट कंट्रोल्ड पैरामीटर और इनपुट वोल्टेज सिग्नल या करंट के बीच में जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है। हम कंट्रोल मोटर्स को लगातार ड्राइव मोटर जैसे इस्तेमाल नहीं करते और कंट्रोल सिग्नल के साथ ये शुरू होकर अपनी कंट्रोल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करती हैं। तो अक्सर ये मोटरें कम स्पीड पे चलती हैं और कई बार तो बस 0 स्पीड से शुरू होने वाली स्थितियों में ही रहती हैं। एक डीसी सर्वो मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक सामान्य मोटर जैसी है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। जैसे एक सर्वो मोटर में रेस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, वोल्टेज लगाते ही इसका मूवमेंट तुरंत हो जाना चाहिए, इसलिए इसका इनर्शिया कम रखा जाता है। इनर्शिया कम रखने के लिए मोटर का डायामीटर तो कम रखा जाता है एयर गैप पे, और पावर बनाने के लिए वर्किंग लेंथ ज्यादा रखनी पड़ती है। तो इन मशीनों में लेंथ और डाया का जो रेशो है वो परंपरागत ड्राइव मोटर की तुलना में बड़ा होता है। एक कंट्रोल मोटर को लगातार नहीं चलाया जाता, वो जब कंट्रोल सिग्नल आता है तो एक्यूरेट और प्रिसाइज फास्ट कंट्रोल्ड एक्शन करने के लिए मूवमेंट करती है। आमतौर पे इनके स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होते हैं और इनके साथ जो कनेक्टेड लोड होते हैं वो मोटर से बहुत ज्यादा लोड डिमांड नहीं करते हैं। तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क तो अच्छा होता है जो इनके अपने इनर्शिया को और विस्कस फ्रिक्शन को काउंटर करेगा, और इन्हें अपने साथ अटैच्ड किसी भारी भरकम लोड को चलाना नहीं होता है। एक डीसी सर्वो मोटर की वर्किंग कन्वेंशनल डीसी ड्राइव मोटर जैसी है। फील्ड वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट से या परमानेंट मैग्नेट की मदद से हम आर्मेचर के चारों तरफ एयर गैप में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, और जब ब्रशेस पे सप्लाई से कम्यूटेटर के मार्फत आर्मेचर कंडक्टर में करंट आता है तो करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर्स उस वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। और एक डीसी मोटर में टॉर्क फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ केटी मोटर का टॉर्क कांस्टेंट है जो उसके ज्योमेट्रिक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए सर्वो मोटर के ज्यादा पावर वाले आर्मेचर सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले फील्ड सर्किट को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, और इनकी जो करंट फ्लो होने के बाद जो ओरिएंटेशन होती है उससे फील्ड एमएमएफ की जो डायरेक्शंस हैं और आर्मेचर में करंट कैरिंग करने के बाद जो आर्मेचर एमएमएफ की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। क्वाड्रेचर कंडीशंस में ये जो दो एमएमएफ है वो एक दूसरे से कोई कपलिंग नहीं रखेंगे, डीकपल्ड हो जाएंगे, और इससे हमारा जो टॉर्क रेस्पॉन्स है, चाहे आर्मेचर पे सिग्नल वोल्टेज दें या फील्ड पे वोल्टेज दें, जो हमारा टॉर्क रेस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है। इससे हमारी मोटर बहुत जल्द अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके जो डिजायर्ड कंट्रोल एक्टिविटी है उसे एग्जीक्यूट कर देती है।
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर में जब फील्ड और आर्मेचर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो गए हैं तो कंट्रोल एक्शन हम फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक को कंट्रोल करके कर सकते हैं। फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर या आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर दोनों के अपने स्पेसिफिक एडवांटेजेस हो सकते हैं। किसी कंट्रोल स्कीम के लिए हम किस तरह की फील्ड कंट्रोल्ड या आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। हमारा जो पावर कंट्रोलर है वो आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर के लिए ज्यादा पावर कैपेसिटी का चाहिएगा और यही पावर कंट्रोलर फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर के लिए छोटी कैपेसिटी का चाहिएगा। लेकिन आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर का रेस्पॉन्स ज्यादा बेहतर है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में लीनियरिटी ज्यादा अच्छी है। एक डीसी सर्वो मोटर जो एक गियर बॉक्स में रखा हुआ है और जो कंट्रोल्ड एक्शंस हैं वो यहाँ गियर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं ताकि मोटर पे लोड टॉर्क कम आए। इसके अलावा हम फीडबैक के लिए और कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये सारा सर्वो मोटर मैकेनिज्म कंट्रोल में अप्लाई होता है। एक आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर के आर्मेचर को हम यहाँ कंट्रोल्ड सिग्नल वोल्टेज देते हैं। अगर ये सर्वो मोटर एक फीडबैक सिस्टम पर आधारित है तो फीडबैक एक कंपेरेटर में कंपेयर होके जो रेफरेंस सिग्नल से एरर सिग्नल बनाएगी उसका एम्पलीफाइड एरर सिग्नल यहाँ आर्मेचर की कंट्रोल वोल्टेज के रूप में सर्किट में दिया जा रहा है। और इसका जो इंडिपेंडेंट फील्ड है या तो परमानेंट मैग्नेट से फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का फ्लक्स बनाता है या फिर हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से फील्ड को हायर करंट के साथ सप्लाई करते हैं और फील्ड फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक में डीप सैचुरेशन कंडीशंस बनाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमारी इस फील्ड वोल्टेज सोर्स में हल्का परिवर्तन भी होता है तो वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एक डीसी मोटर में आर्मेचर पे डेवलप टॉर्क आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स का प्रोडक्ट है। क्योंकि आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोटर की शाफ्ट पे प्रोड्यूस टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू पे रखा गया है क्योंकि फील्ड फ्लक्स का मान ज्यादा होने से इस टॉर्क कांस्टेंट केटी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा भी एरर सिग्नल से प्रोड्यूस आर्मेचर करंट अच्छा खासा टॉर्क मोटर की शाफ्ट पे जनरेट कर देगा। एक सर्वो मोटर का आर्मेचर डायामीटर कम है इसलिए इसका इनर्शिया भी कम है तो टॉर्क से फास्ट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो जाएंगे। हम सर्वो मोटर की रोटेशन डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन बदल सकते हैं और इसके लिए हमें आर्मेचर की सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी बदलनी होगी। सर्वो मोटर के कंट्रोल्ड बिहेवियर के लिए जब आर्मेचर में हम कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल देते हैं या ये फीडबैक के केस में एम्पलीफाइड एरर सिग्नल जब आर्मेचर के सप्लाई वोल्टेज के रूप में आती है तो आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस और यहाँ आर्मेचर में रोटेशन के दौरान जो बैक ईएमएफ पैदा होता है वो सर्किट के करंट को कंट्रोल करता है। जब एक सर्वो मोटर रोटेट होती है तो इसके रोटेटिंग आर्मेचर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से एक सेल्फ जनरेटिंग एक्शन होती है और आर्मेचर के सिरों पर एक ऐसी वोल्टेज पैदा होती है जो लेंज के नियमानुसार सप्लाई वोल्टेज को आर्मेचर में करंट भेजने से रोकती है और इस वोल्टेज को हम बैक ईएमएफ कहते हैं और बैक ईएमएफ का मान मोटर की रोटेटिंग स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम आर्मेचर के सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो आर्मेचर को दी गई सिग्नल वोल्टेज आर्मेचर के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से वोल्टेज ड्रॉप करेगी IaRa और सेल्फ इंडक्टेंस में वोल्टेज एक करंट का टाइम के साथ चेंज करेगी और एक बड़ा हिस्सा इस अप्लाइड वोल्टेज का बैक ईएमएफ के तौर पे आएगा और इस बैक ईएमएफ का मान मोटर की स्पीड बढ़ने से बढ़ेगा। एक आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर फिक्स्ड फील्ड फ्लक्स पर ऑपरेट होती है तो ऐसी स्थिति में आर्मेचर के करंट के प्रोपोर्शनल एक टॉर्क मोटर प्रोड्यूस कर देगी और ये टॉर्क मोटर की शाफ्ट पे जो लोड कनेक्ट है रोटेशन के दौरान जो विस्कस फ्रिक्शन वेलोसिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग एक टॉर्क डिमांड करेगा और रोटेटिंग स्ट्रक्चर का जो इनर्शिया है वो एक्सेलरेट होने में टॉर्क की डिमांड करेगा। तो हमारा जो मोटरिंग टॉर्क है वो लोड टॉर्क विस्कस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट में वेलोसिटी से जो टॉर्क डिमांड होती है और जो हमारा एक्सेलरेशन के लिए इनर्शिया टॉर्क डिमांड करेगा उसका सम हो जाएगा। अक्सर सर्वो मोटर बहुत कम स्पीड पे चलती हैं और गियर सिस्टम के साथ अरेंज्ड होती हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा लोड टॉर्क हैंडल नहीं करना होता और हम इसके लोड टॉर्क को नेग्लिजिबल स्मॉल मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा मोटरिंग टॉर्क विस्कस फ्रिक्शन को ओवरकम करके वेलोसिटी बनाने का और इनर्शिया के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन बनाने का काम करेगा। एक कंट्रोल मोटर में सिग्नल लगाने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट समय के साथ बदलते हैं
और इनर्शिया में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी लगातार बदलती है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांजिएंट चेंजिंग कंडीशंस हैं उनमें रिलेशनशिप में डिफरेंशियल और इंटीग्रल इन्वॉल्व हो जाते हैं। टाइम डोमेन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन इंटीग्रल से करने की बजाय हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में अगर समीकरणों को बदल लेते हैं तो हमारे लिए ऐसी ट्रांजिएंट टाइम वेराइंग कंडीशंस को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। तो आर्मेचर सर्किट में करंट का जो रिलेशनशिप है, आर्मेचर सप्लाइड वोल्टेज जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से वोल्टेज ड्रॉप करती है, इंडक्टर में करंट के टाइम चेंज के साथ वोल्टेज डिमांड करती है, और एक बैक ईएमएफ है जो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस वोल्टेज का इससे डिफरेंस कर देते हैं, ये साइड चेंज करते हैं और लाप्लास रूप करते हैं, तो ये कैपिटल VAS फ्रीक्वेंसी डोमेन में आर्मेचर सप्लाइड वोल्टेज हो गई, EBS हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में बैक ईएमएफ हो गया है, RA कांस्टेंट है, LA कांस्टेंट है, और करंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म IAS हो गया है, और करंट के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म SIA हो गया है, और ये हमारा स्वरूप फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया है। इस समीकरण में हम करंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आर्मेचर सर्किट का इंपीडेंस हो गया है। और हम पा रहे हैं कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज में बैक ईएमएफ को घटा देते हैं और उसमें इंपीडेंस का भाग दे देते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में करंट आ जाएगा। बैक ईएमएफ एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और ये जो फॉर्मेट है उसमें अगर मैं इसको 1 + ST की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, RA को कॉमन ले लूं, तो ये जो TA है वो आर्मेचर सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, जो आर्मेचर के सेल्फ इंडक्टेंस और आर्मेचर के रेजिस्टेंस का रेशियो है। हमारी आर्मेचर में बहुत ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता, ऐसी स्थिति में ये जो TA टाइम कांस्टेंट है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। और हम ये जो इक्वेशंस हैं इसमें इनपुट अगर इस वोल्टेज डिफरेंस को माने, आर्मेचर की सप्लाइड वोल्टेज और ये जो नेगेटिव फीडबैक में बैक ईएमएफ आया है वो आर्मेचर की अगर नेट वोल्टेज हो, तो वोल्टेज को अगर हम इस फंक्शन से 1/RA + SLA से गुणा कर देते हैं तो हमें करंट मालूम हो जाएगा। लाप्लास डोमेन में जो करंट और वोल्टेज के ये जो रिलेशनशिप आए हैं इसे हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। यहाँ हमारा जो आउटपुट मोटर की वेलोसिटी है वो एक फीडबैक सिग्नल बैक ईएमएफ बना रहा है, और फीडबैक सिग्नल अप्लाइड वोल्टेज से डिफरेंस सिग्नल बना रहा है, और ये डिफरेंस सिग्नल इस ट्रांसफर फंक्शंस में कैलकुलेट होकर हमें आउटपुट आर्मेचर करंट दे रहा है। हमें मालूम है कि मोटर का टाइम डोमेन में करंट के प्रोपोर्शनल एक मोटरिंग टॉर्क बनता है, और KT मोटर का टॉर्क कांस्टेंट है। इसे अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, KT कांस्टेंट एज इट इज रहता है, और इसे ट्रांसफर फंक्शन रूप में रखते हैं, तो हम पाते हैं कि मोटर की वर्किंग में आर्मेचर का करंट इनपुट सिग्नल है, और ये मोटर की शाफ्ट पे आउटपुट टॉर्क हो गया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक ट्रांसफर फंक्शन के रूप में। इस रिलेशन को हमने एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है, और हमें जानकारी है कि मोटरिंग टॉर्क, लोड की डिमांड अगर कोई है, आमतौर पे लोड की डिमांड सर्वो मोटर में नेग्लिजिबल स्मॉल होती है, वो वेलोसिटी के साथ जो विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसमें एक टॉर्क डिमांड को कैटर करेगा और मोटर के इनर्शिया को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। अगर हम मोटरिंग टॉर्क का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ये ब्रैकेट में S ये बता रहा है कि हमने टाइम रिलेशन को S डोमेन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से ये एंगुलर वेलोसिटी S डोमेन में कन्वर्ट हो गई है, BM एक कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म S ओमेगा S हो गया है। हम अगर यहाँ ओमेगा S कॉमन ले लेते हैं तो पाते हैं कि जो हमारा इनपुट टॉर्क है उसमें 1/BM SGM ट्रांसफर फंक्शन इस्तेमाल हो तो हमारा आउटपुट वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हमें आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में चाहिए तो वो एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है, और लाप्लास डोमेन में इंटीग्रेशन को 1/S कहते हैं। तो अगर एक 1/S ट्रांसफॉर्म फंक्शन हो तो वेलोसिटी इनपुट इंटीग्रेशन के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर की ब्लॉक डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारा इनपुट वोल्टेज सिग्नल बैक EMF के फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के बाद जो एरर सिग्नल बनता है उससे एक आउटपुट करंट बनाता है, और ये आउटपुट करंट सिग्नल मोटर की वर्किंग में एक टॉर्क बनाता है, और मोटर का टॉर्क शाफ्ट पे एक वेलोसिटी जनरेट करता है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन मोटर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये जो वेलोसिटी है यही यहाँ फीडबैक से बैक EMF बनाती है। हम इन सारे ब्लॉक्स को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सारी स्टेजेस को हमने कंबाइन करके ये फाइनल वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा इनपुट वोल्टेज सिग्नल, ये हमारा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसफर फंक्शंस के बतौर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। कंट्रोल सिस्टम में इन ब्लॉक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैस्केड में जब ब्लॉक्स आते हैं तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन तीनों कैस्केड ब्लॉक का मल्टीप्लीकेशन एक फॉरवर्ड गेन हो गया है पाथ का, जिसे हम KT/RA RB कह सकते हैं, और ये 1 + S आर्मेचर का टाइम कांस्टेंट, और ये JM/BM इनर्शिया कांस्टेंट
और विस्कस फ्रिक्शन का कांस्टेंट, मोटर के रोटेशन के दौरान रोटरी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट हो गया है, ये फॉरवर्ड पाथ का गेन हो गया है। और यहाँ एक फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक KB। तो हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक वाले ऐसे ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक का जो टोटल गेन है G1 + GH होता है। G फॉरवर्ड पाथ का करंट गेन यहाँ पीली हाईलाइट में या यहाँ दिखाया हुआ है, और H ये फीडबैक है KB। और हम अगर इसे रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन से हमें ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है हमारी आउटपुट वेलोसिटी और इनपुट वोल्टेज सिग्नल में, वो ये स्वरूप आ गया है। और आप देखिए कि यहाँ S के मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म आती है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हो गया है। अगर हम यहाँ आउटपुट में वेलोसिटी की बजाय डिस्प्लेसमेंट लेते तो ये ट्रांसफर फंक्शन थर्ड ऑर्डर का कहलाता। लेकिन हम अभी जानेंगे कि मोटर के आर्मेचर सर्किट का टाइम कांस्टेंट नेग्लिजिबल स्मॉल है, और अगर हम इस टर्म्स को 1 मान लेते हैं, ST को 0 मान लेते हैं, तो हम पाते हैं कि जो वेलोसिटी और वोल्टेज में ट्रांसफर फंक्शन है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली एक सेकंड ऑर्डर फंक्शन ही रह जाता है। जो एक आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर है उसको ब्लॉक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वेलोसिटी आउटपुट के रूप में, वो ये स्वरूप रखता है। क्योंकि मोटर के आर्मेचर सर्किट का टाइम कांस्टेंट छोटा है, और यहाँ मोटर का इनर्शिया हमने कम रखा है, विस्कस फ्रिक्शन अच्छा है, और मोटर की जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी एक ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड बढ़ने के साथ टॉर्क का घटना एक तरह से टॉर्क के कांस्टेंट नहीं रखने को बताता है। और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि ये जो हमारा विस्कस फ्रिक्शन है वो और बढ़ जाता है, और TM भी छोटा हो जाता है, मोटर का टाइम कांस्टेंट भी छोटा हो जाता है। तो हम पाएंगे कि आउटपुट वेलोसिटी और इनपुट सिग्नल वोल्टेज है उसके रिलेशन में लीनियरिटी बढ़ जाती है, और जो सेकंड ऑर्डर की जो ऑसिलेटरी टेंडेंसीज हैं वो भी ओवरडैम्प्ड सिस्टम में नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमारा ये ड्रूपिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और बैक EMF का ये जो फीडबैक है वो एक तरह की डैम्पिंग का काम करता है, और आउटपुट के रेस्पॉन्स में ऑसिलेटरी टेंडेंसीज नहीं रहने देता। हम पाते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर में फील्ड कंट्रोल DC सर्वो मोटर की कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेज हैं। आर्मेचर के सर्किट का इंडक्टेंस कम है, इसलिए आर्मेचर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है, इसलिए आर्मेचर सर्किट में करंट वोल्टेज लगाने पे तुरंत स्टडी वैल्यूज पे आ जाता है, और हमारा अल्टीमेट रेस्पॉन्स फास्ट, क्विक और एक्यूरेट हो जाता है। आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर के लिए हमें फील्ड की सप्लाई के तौर पे एक सस्ता, सरल सा, इकोनॉमिक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स चाहिए, जो हमारी कंट्रोल स्ट्रेटजीज को एनर्जी एफिशिएंट भी बना देता है, क्योंकि हमारी जो फील्ड की कांस्टेंट रेगुलर पावर डिमांड है वो स्मॉल है, जबकि फील्ड कंट्रोल्ड में हमें आर्मेचर को एक कांस्टेंट हाई पावर कंटिन्यू देना होती है। तो फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर है उनका ऑपरेशन एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहता है। आर्मेचर कंट्रोल्ड एक्शन में आर्मेचर सर्किट में जो नेगेटिव फीडबैक से बैक EMF आता है वो एक तरह से डैम्पिंग कोएफिशिएंट को सपोर्ट करता है, और डैम्पिंग बढ़ने से हमारे रेस्पॉन्स में ऑसिलेटरी टेंडेंसीज कम हो जाती हैं और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हम आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर में बहुत फाइन, लीनियर और एक्यूरेट कंट्रोल आउटपुट पा सकते हैं, और ये दोनों डायरेक्शंस में एक जैसी अच्छी क्वालिटीज में कंट्रोल एग्जीक्यूशन हो सकता है। हम सर्वो मोटर की शाफ्ट पे एक टेको जनरेटर लगा के वेलोसिटी के फीडबैक को इसी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, और किसी प्रोग्रामिंग से भी हमारे ऑपरेशंस को, कंट्रोल ऑपरेशन को चला सकते हैं। जो एकमात्र डिसएडवांटेज आर्मेचर कंट्रोल DC सर्वो मोटर का है वो इसके कंट्रोलर का बड़ी पावर साइज का होना है। आर्मेचर में ज्यादा पावर है, इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर चाहिएगा वो थोड़ा ज्यादा पावर का चाहिएगा, जबकि फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर में हमें फील्ड सर्किट को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर चाहिए वो फील्ड की पावर कम होने के कारण छोटी पावर का चाहिए। क्योंकि ये आर्मेचर कंट्रोलर का हायर पावर साइज का होना कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, और आर्मेचर सर्किट के इंडक्टेंस का कम होना और बैक EMF के नेगेटिव फीडबैक से डैम्पिंग बढ़ने से ऑसिलेटरी नेचर का कम होना आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर को हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ज्यादा पॉपुलर कर देता है। जरा समझते हैं कि हमारी जो सर्वो मोटर्स हैं वो किन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। सर्वो मोटर का एक बड़ा प्रयोग रोबोटिक्स में है, जहां हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड और इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स रोबोट आर्म्स के चाहिए, और उन्हें बहुत प्रिसाइज और फास्ट रेस्पॉन्स के साथ मूव करने के लिए हम सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी पैकेजिंग, बोटलिंग और लेवलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सामान को हमें चलाना, रोकना, शुरू करना कन्वेयर बेल्ट पे होता है, तो उन एप्लीकेशंस में हम सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्वो मोटर के फास्ट रेस्पॉन्स का इस्तेमाल हम कैमरा के लेंस को, अगर वो
आउट ऑफ फोकस इमेज बना रहा है तो उसे क्विक प्रिसाइज फोकसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वो मोटर का इस्तेमाल सोलर ट्रैकिंग सिस्टम्स में होता है, जिसमें हम सोलर पैनल को सन के मूवमेंट के साथ कंटिन्यूअस सन की फेस टू फेस रखते हैं। इससे हमें सोलर रेडिएशन से मैक्सिमम सोलर पावर जनरेशन मिलता है। हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो मिलिंग, लेथ, ग्राइंडिंग, सेंटरिंग प्रेस या पंचेज हो, या बेंडिंग करनी हो किसी मेटल की, या कोई वुड टर्निंग लेथ्स का इस्तेमाल हो, या टेक्सटाइल में स्पिनिंग या वीविंग मशीन्स हो, लूम की मशीन्स हो या नीटिंग की मशीन्स हो, सब में हम डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए सर्वो मोटर के प्रिसाइज, एक्यूरेट और फास्ट रेस्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्वो मोटर रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरीज में एंटीना की पोजीशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जहां हम दोनों एक्जिमुथल और एलिवेशंस एक ड्राइव की मदद से सर्वो मोटर से कंट्रोल करते हैं। हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में प्रिंट हेड्स को प्रिसाइज और फास्ट एग्जैक्ट डिजायर्ड पोजीशंस पर रखना और पेपर के मूवमेंट का कंट्रोल करने के लिए हम सर्वो मोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वो मोटर और बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस में इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं। आज की इस वीडियो से डीसी सर्वो मोटर के आर्मेचर कंट्रोल्ड मोड में ट्रांसफर फंक्शन को आप आसानी से समझ गए हैं। परीक्षाओं में ये सरल प्रश्न आसानी से अच्छी स्कोरिंग करवा सकता है। सर्वो मोटर के फील्ड कंट्रोल्ड पर हमारी जो दूसरी वीडियो है, उससे सर्वो मोटर के बारे में आपकी समझ में पूर्णता आएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए हमेशा की भांति एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।